हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, हाउ आर यू ऑल। अब तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के। मैथ्स की बात हम कर चुके हैं, साइंस की बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस की। आपकी 2025 का जो पेपर आने वाला है वो कैसा होगा। तो इसमें मैंने 4 चैप्टर इस्तेमाल किए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 9। अगर आपके चैप्टर्स थोड़े बहुत अलग हो तो आप इस पेपर को देखने के बाद उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिएगा। एक बात और दोस्तों आपको करनी है कि जो भी इस पेपर में मैंने दिया है, इसके अलावा आपको पीटी वन का पेपर ज़रूर देखना है। पीटी वन का पेपर प्लस ये जो है टोटल ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए, जो आपको 60 में से 60 मार्क्स दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर क्लास 7 सोशल साइंस। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये मैं अब नहीं पढ़ूँगा, सीधा पेपर की तरफ चलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। पहला है, अच्छा मैंने यहाँ पर पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है और इसके लिए पर जो आंसर्स होंगे वो केवल इंग्लिश में होंगे। हिंदी में मैंने इसलिए दिया है ताकि जो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है, वो समझ सके कि क्वेश्चन क्या था। चलिए, पहला है द थार डेज़र्ट इज़ मोस्टली लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट, किस राज्य में मोस्टली पाया जाता है? करेक्ट आंसर है राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द वेदर फिनोमेना, मौसम संबंधी घटनाएं जो है वायुमंडल के कौन सी परत में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? तो ये क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में होता है। थर्ड है, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने, कालिदास ने, पणिनि ने या अशोक ने? तो ये लिखी थी कौटिल्य यानी कि चाणक्य। फोर्थ क्वेश्चन है, विच महाजनपद हैड इट्स कैपिटल एट वैशाली, कौन सा महाजनपद था जिसकी राजधानी जो है वो वैशाली थी? मगध, वज्जी, अवंती या काशी? तो वो थी वज्जी की कैपिटल। फिफ्थ है, द थार डेजर्ट इज मोस्टली लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये रिपीट हो गया है पर चलो कोई बात नहीं, तो ये है राजस्थान में। सिक्स क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल, इनमें से वर्षा नापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेन गॉज या हाइग्रोमीटर? तो ये होता है रेन गॉड। उसके बाद सेवंथ है, व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड फॉर कॉइनेज इन अर्ली इंडिया, प्राचीन भारत में सिक्के किन धातुओं से बनाए जाते थे? तो पंचमार्क, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, प्लास्टिक, स्टील या ब्रॉन्ज? तो पंच चिन्हित चांदी और तांबे के सिक्के इस्तेमाल होते थे। एट्थ है, विच थ्री सदर्न किंगडम रोज अराउंड 400 बीसीई, लगभग 400 ईसी पूर्व के आसपास दक्षिण में कौन-कौन से 3 राज्य उभरे थे? मौर्य, गुप्ता, कुषाण या फिर चोल, चेर और पांड्या? राष्ट्रकूटाज, सातवाहनाज, चालुक्याज, नंदाज, शुंगाज या कंस? तो ये जो चोलास, चेराज और पांड्यास थे, ये जो है उस समय वो राज्य उभरे थे साउथ में। नाइन्थ है, द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो कॉल्ड एज, हमें पता है कि जो इंडिया है इसमें ये जो वेस्टर्न घाट है इस तरफ, इसको एक नाम से और जानते हैं, सतपुरा रेंज, सह्याद्री हिल, विंध्या हिल या फिर खासी हिल्स? तो हम इसको बोलते हैं सह्याद्री हिल्स के नाम से। व्हाट इज एन एडब्ल्यूएस? एडब्ल्यूएस का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक वेदर सैटेलाइट, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, एडवांस्ड विंड सेंसर या एटमॉस्फेरिक वार्निंग सिस्टम? ये एक्चुअली स्वचालित मौसम केंद्र होता है, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। 11th है, विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मेक्स लॉज, सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी या मोनार्की? करेक्ट आंसर है आपका विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। 12th है, द कैपिटल ऑफ कलिंगा, कलिंगा की जो राजधानी है कौन सी थी? उज्जैन, पाटलिपुत्र, शिशुपालगढ़ या वैशाली? तो कलिंगा की कैपिटल थी शिशुपालगढ़। 13th है, सेल्युलर जेल कहाँ है? गुजरात में, लक्षद्वीप में, अंडमान आइलैंड में या सुंदरबन में? तो वो है अंडमान आइलैंड्स। 14th है, विच डिपार्टमेंट इशूज वेदर फोरकास्ट इन इंडिया, भारत में मौसम का पूर्वानुमान कौन सा विभाग जारी करता है? डब्ल्यूएचओ, इसरो, आईएमडी या एनडीएमए? तो ये आईएमडी जो है फोरकास्ट करता है। 15th है, हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट बाय ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल? ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, बी आर अम्बेडकर या नेल्सन मंडेला? तो ये कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। उसके बाद दोस्तों आगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आइए एक एक करके इनको भी डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट, व्हाई डू यू थिंक सो? भारत को लघु महाद्वीप कहा जाता है, ऐसा क्यों है?
तो इंडिया को जो है महाद्वीप मिनी महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और फिज़िकल फीचर्स बहुत अलग-अलग है। पहाड़ भी है, प्लेटूज़ भी है, डेज़र्ट, प्लेन, हर डिफरेंट तरह के क्लाइमेट है, डिफरेंट कल्चर्स है, अलग-अलग तरह के लोग हैं और फिर भी ये पूरा जो है एक एंटायर कॉन्टिनेंट की तरह दिखाई देता है एक साथ एकजुट। 17th है Jyotsna is deciding what clothes to pack for her school trip to Mumbai in June. She looks at the weather forecast and which predicts 29 degrees Celsius and 84% humidity. What type of clothes should she take with her? तो जून के माह में जा रही है, मुंबई जा रही है, मौसम 49 डिग्री सेल्सियस है और 84% ह्यूमिडिटी है। क्या उसको कैसे कपड़े ले जाने चाहिए? तो हमें पता है मुंबई जो है जून में काफ़ी गर्म होता है प्लस ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, चिपचिपाहट ज़्यादा होती है। तो ज्योत्सना को जो है लाइट कॉटन क्लोथ्स लेकर जाना चाहिए। कंफर्टेबल सैंडल, कैप और रेनकोट या अम्ब्रेला अपने साथ लेकर जाना चाहिए। 18th है हाउ आर रूलर्स चूज़न इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। प्रारंभिक वैदिक समाज में शासकों का चयन कैसे किया जाता था? तो जहाँ तक अर्ली वैदिक सोसाइटी की बात है, रूलर जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं होते थे। ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा राजा ही होगा और वो चुने जाते थे, चूज़ किए जाते थे असेंबली के द्वारा, जैसे कि कोई सभा है या समिति है और ये जो असेंबली है ये डिस्कस करती थी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को और इन्फ्लुएंस करती थी कि कौन-सा वाला राजा चुना जाए। 19th क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज़ इंडिया हैव एंड व्हाई इज़ इट कॉल्ड दैट टाइप? भारत में किस प्रकार की सरकार है और इसे इस प्रकार की सरकार क्यों कहा जाता है? तो इंडिया में हमें पता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्योंकि यहाँ पर लोग चुनते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, इलेक्शंस होते हैं और जो असली पावर है वो लोगों के लोगों के हाथ में होती है और डिसीजन जो है वो ये सोचकर लिए जाते हैं कि लोगों का भला किस तरह से हो और ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही होगा। तो इसलिए इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। 20th क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया? भारत के द्वितीय नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? तो सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया का मतलब है राइज ऑफ लार्ज टाउन्स एंड सिटीज। गंगा के मैदान में 600 साल बीसीई तो उस समय जो है बड़े-बड़े शहर और सिटीज जो है गंगा के मैदान में बसने लग गए थे। वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा था, आयरन के टूल्स थे, ट्रेड नेटवर्क था और पॉलिटिकल सिस्टम बढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था। तो ये जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, नगरीकरण है, उसको सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर पहला है व्हाई डू यू फील ब्रेथलेस एट हाई एल्टीट्यूड? ऊंचाई वाले स्थानों पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? बहुत सिंपल सा है, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, एयर का प्रेशर और ऑक्सीजन का लेवल दोनों ही कम होते हैं और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितने हमें चाहिए ब्रीदिंग के द्वारा। तो जब वो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमें ब्रेथलेस और डिजीनेस फील होती है। इसी के साथ और में एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रोपोस्फियर सॉरी व्हाई इज ट्रोपोस्फियर थिकर एट इक्वेटर देन पोल? सौरमंडल जो है वो भूमध्य रेखाओं पर ध्रुवों की अपेक्षा मोटा क्यों होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके से आपकी अर्थ है और ये इक्वेटर है, तो यहाँ पर आपका जो ट्रोपोस्फियर है वो थिक होता है और पोल्स पे वो कम होता है। ऐसा क्यों? तो ट्रोपोस्फियर जो है वो इक्वेटर पे इसलिए ठीक होता है क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी पिछली है, जिसकी वजह से गर्मी जो है ज़्यादा होती है। जब गर्मी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो हवा है वो गर्म होके फैल जाएगी और अगर वो फैल जाएगी तो वो ज़्यादा जगह घेरेगी और जब वो ज़्यादा जगह घेरेगी तो हमें लगेगा कि वो जो है ज़्यादा मोटी है। और पोल्स पे क्या होता है हवा जो है ठंड होने की वजह से, बर्फ होने की वजह से ये सिकुड़ जाती है और इसलिए ट्रोपोस्फियर जो है वो थिन नज़र आता है। 22nd है व्हाई वाज़ द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी? प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में लौह धातु कर्म के विकास का नगरीकरण में की वृद्धि में क्या महत्व था? तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी फर्स्ट मिलेनियम बीसी के आसपास क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ उस टाइम जो है उससे पहले आयरन के ब्लोज़ इस्तेमाल नहीं होते थे, आयरन के हल इस्तेमाल नहीं होते थे। आयरन के हल आने से फार्मिंग जो है वो थोड़ी बेहतर हो गई। फॉरेस्ट जो है उनको आसानी से क्लियर किया जा सकता था एग्रीकल्चर के लिए। ट्रेड जो है वो बढ़ गया और पावरफुल स्टेट्स जो हैं उनके पास आर्मीज़ थी, जिनके पास अब लोहे के बने हुए हथियार थे जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे।
23rd क्वेश्चन है मैच द इंस्ट्रूमेंट विद द वेदर एलिमेंट इट मेजर्स। तो जैसे हाइग्रोमीटर जो है वो क्या करता है, एनेमोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, रेन गॉज, ये हम सबको मतलब सब इन सबको हमें मैच करना है और बचना है। तो ये रहे मैच। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी के लिए इस्तेमाल होता है। एनेमोमीटर जो है ये विंड की डायरेक्शन और स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करता है। थर्मोमीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को या इवन वेदर टेम्परेचर है उसके लिए नापता है। और रेन गाज जो है वो प्रेसिपिटेशन को नापता है। आगे बढ़ेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पे। यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा, आपको उसको पढ़ना है और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो एटलीस्ट टू महाजनपद वज्जी एंड मल्ला Mull had a different system. The Sabha and Samiti had more power and took important decisions through discussion and, if necessary, through vote. This included the selection of the Raja. These were called Garn or Sangh, which might be called democratic. कम से कम दो महाजनपद वज्जी और मल्ल में एक अलग प्रणाली थी। सभाएं समिति के पास अधिकार था और वे चर्चा तथा मतदान के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। इसमें राजा का चुनाव भी शामिल था। इन्हें गण या संघ कहा जाता था, जिन्हें लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। पहला सवाल है नेम द टू महाजनपद मेंशन इन द पैसेज। कौन से दो महाजनपदों की बात हुई है? तो उनका नाम है वज्जी और मल्ल। सेकंड है व्हाट वाज द रोल ऑफ सभा और समिति। तो सभा जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती थी डिस्कशन और वोटिंग के द्वारा और राजा को भी चुनती थी। ती है हाउ वाज द सिलेक्शन ऑफ द रूलर इन वज्जी एंड मल्ल डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की। तो वज्जी और मल्ल में शासक का चयन राजतंत्र से किस प्रकार भिन्न था? तो रूलर जो है वो सेलेक्ट होते थे वोटिंग के थ्रू और हेरिडिटरी मोनार्की नहीं थी, यानी कि राजा का बेटा राजा होगा वो हेरिडिटरी मोनार्की कहलाया जाता है। डी है व्हाई डू हिस्टोरियन डिस्क्राइब दीज टाइप्स ऑफ अर्ली रिपब्लिक। इतिहासकार इन राज्यों को प्रारंभिक गणराज्य क्यों कहते हैं? तो हिस्टोरियन इनको रिपब्लिक इसलिए कहते हैं बिकॉज पावर वॉज शेयर्ड और अमंग द पीपल इंस्टेड ऑफ सिंगल किंग। एक राजा के पास ताकत वो निकल जाए, लोगों के पास और समितियों के पास ताकत होती। नेक्स्ट है द ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड, रेन एंड स्टॉर्म्स। द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज 8 किलोमीटर एट पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि घटित होते हैं। क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर, लेकिन भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर हो जाती है। पहला है नेम द एटमॉस्फेरिक लेयर डिस्क्राइब्ड हियर। इस वायुमंडलीय परत के वर्णन है तो वो है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभमंडल। सेकंड है विच वेदर फिनोमिना ऑकर इन दिस लेयर। तो इसमें क्या क्या होता है मौसम संबंधी? क्लाउड, रेन, स्टॉर्म, यहाँ पर सब कुछ होता है। सी है व्हाई इज द ट्रोपोस्फेयर थिकर एट द इक्वेटर देन द एट द पोल्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज थिकर एट इक्वेटर बिकॉज वार्म एयर राइजेस एंड एक्सपैंड। तो डी है आपका व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट पोल्स। ध्रुवों पर कितनी है? ये 8 किलोमीटर। और जो आपका इक्वेटर है उस पे ये 18 किलोमीटर है, हालांकि यहाँ पूछा नहीं गया। 26 क्वेश्चन है इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की द मोनार्क हैज complete control in the making of laws, ensuring that they are followed and adjudicating when they are not. Saudi Arabia is an example of absolute monarchy. संपूर्ण राजतंत्र में सम्राट को कानून बनाने, उनका पालन करवाने और उल्लंघन पर न्याय करने का पूरा अधिकार होता है। सऊदी अरबी इसका एक उदाहरण है। तो चलिए देखें क्या है क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट मोनार्की। इसका क्या मतलब होता है? संपूर्ण राजतंत्र पे क्या अभिप्राय है? एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है किंग जो है उसका फुल कंट्रोल है, लॉ बनाना, उसको इन्फोर्स करना और जजमेंट देना, सब काम वही करेगा। बी है हु होल्ड्स ऑल द पावर इन सच ए सिस्टम। ऐसे में प्रणाली में सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? तो मोनार्क यानी कि जो राजा होता है उसके पास होती है। नेम वन मॉडर्न कंट्री दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। तो हमने अभी डिस्कस किया वो है सऊदी अरेबिया। लास्ट पार्ट है इसका हाउ इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो किंग है उसकी पावर लिमिटेड होती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन मोनार्की में वो चाहे जो मर्जी वो कर सकता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। और उसमें से भी पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, गिव वन एग्जांपल ऑफ इट। शासन की विभिन्न प्रणालियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण हमको देना है। तो सबसे पहले है डेमोक्रेसी। पीपल जो है लोग जो है वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि लॉज और गवर्न करते हैं।
सिटीज़न जो है उनके पास राइट्स होते हैं, फ्रीडम होती है जैसे कि कंट्री इंडिया। मोनार्की एक राजा होता है या रानी होती है और उसी के पास सारी ताकतें होती हैं। अनलिमिटेड पावर जैसे कि सऊदी अरेबिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो होती है जहाँ पर मोनार्क के पास पावर जो है वो लिमिटेड होती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम। तो है दोनों मोनार्की लेकिन यूनाइटेड किंगडम में जो है पावर सबके सब जो है वो राजा-रानी के पास नहीं रहती। डिक्टेटरशिप में एक सिंगल आदमी जो है पूरी गवर्नमेंट के ऊपर भारी है। वही सब कुछ कंट्रोल करता है और सिटीज़न जो है उनके पास लिमिटेड राइट्स होते हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया का किम जोंग। रिपब्लिक की बात करें हम तो द हेड ऑफ़ द स्टेट जो है उसको चुना जाता है और ये हेरेडिटरी मोनार्क की तरह नहीं होता है। सिटीज़न जो है वो सभी को बराबर का दर्जा दिया जाता है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और थ्योक्रेसी जहाँ पर धार्मिक लीडर्स ये तय करते हैं कि ये सरकार कैसे चलेगी, कंट्री कैसे चलेगी, लॉज़ और पॉलिसी जो है वो धर्म के ऊपर बनती है, इसको थ्योक्रेसी बोलते हैं जैसे कि ईरान। 28th है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ गेंजेटिक क्लीन इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास और विकास में गंगा के मैदान का क्या महत्व है? तो पहला तो है फर्टाइल सॉइल फ्रॉम रिवर्स सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। पूरा जो गंगा का मैदान है वहाँ पे भारी मात्रा में एग्रीकल्चर होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा राइज ऑफ इम्पोर्टेंट सिटी जैसे कि पाटलिपुत्र जो है ये यहीं पर हुई थी। और यहाँ पर एक सेंटर बन गया था ट्रेड का, पॉलिटिक्स का, कल्चर का। और यही वो जो गंगा है, इसी गंगा के मैदान में ही सेकंड अर्बनाइजेशन और महाजनपदों का जन्म हुआ था। नीचे एक चार्ट दिया गया है जो कि आईएमडी जम्मू कश्मीर से लिया गया है। इस डेटा को आपको पढ़ना है और फिर इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि आप देख सकते हो मैक्सिमम टेम्परेचर है, यहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर है और नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो कितना डेप्रिशिएट हुआ है, कितना फ़र्क आया है दोनों में। यहाँ मिनिमम टेम्परेचर है, एक्चुअल टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर और कितना फ़र्क आया है। ये है बात रेनफॉल की, कितना रेनफॉल हुआ है, 24 आवर्स में कितना हुआ है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो आपको इन बेसिस पे जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर आपको बस ऐसे दे दिया गया है एक रिपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन टीचर आपको इसका क्वेश्चन बना के भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है व्हिच स्टेशन रिकॉर्डेड द लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर? लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर तो पहले तो बात करेंगे मिनिमम टेम्परेचर की, इसमें भी एक्चुअल में सबसे लोवेस्ट कौन-सा है? ये -7.6 पे ये हो गया गुलमर्ग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुलमर्ग। इसी तरीके से डी है कंपेयर द एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड पहलगाम। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है एक्चुअल है 6.5 डिग्री, नॉर्मल है 8.9 डिग्री, तो कितना डिफरेंस आया? -2.5 0.4 डिग्री सेल्सियस। पहलगाम जो है उसका एक्चुअल है 1.1 जबकि नॉर्मली होता है 5.6, तो कितना डिफरेंस आ गया? -4.5 डिग्री सेल्सियस का। तो श्रीनगर मैक्सिमम टेम्परेचर वाज़ 2.4 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल और पहलगाम का जो है 4.5 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल है। ये है व्हिच स्टेशन रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल 24 आवर्स में। तो आप देखोगे काजीकुंड में जो है 36.2 एमएम बारिश हुई थी, यही सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड है। उसके बाद है व्हाट वाज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट गुलमर्ग? 5:30 बजे गुलमर्ग की जो है आर्द्रता कितनी थी? तो वो है 100%। जब आप टेबल देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ई है व्हिच स्टेशन हैड द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर? व्हाट वाज़ द डिफरेंस? तो जब आप ये देखोगे मैक्सिमम और मिनिमम में सबसे ज़्यादा फ़र्क आपको दिखेगा श्रीनगर में, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम है 6.5, मिनिमम है 0.2, तो डिफरेंस जो है वो 6.3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 6.3 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस आपको दिखाई देगा। उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चन है, एक आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे आपको दिखाना है मगध, अवंती, थार डेजर्ट और मेघालय का प्लेटू, ये 4 चीज़ें आपको दिखानी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मगध की। तो मगध जो है वो अभी मैं एग्ज़ैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी दिखा दोगे तो मगध आपका हो जाएगा। ये जो हिस्सा था, ये कुछ हिस्सा इस तरीके से यहाँ पर मगध है। अगर आप अवंती की बात करो तो अवंती जो है आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो हिस्सा है अप्रॉक्सिमेटली अवंती इस तरह का है। और जहाँ तक बात है मेघालय के पठार की, तो मेघालय जो है आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, ये मेघालय का पठार आ जाएगा, प्लेटू। और थार डेज़र्ट जो है वो राजस्थान के इस हिस्से में मिलता है आपको, तो यहाँ पर आप लिख दोगे थार। तो इस तरीके से आपका पेपर कंप्लीट। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो, टेक केयर, बाय बाय, हैव